नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग रामजपाल कॉलेज छपरा। आज मैं द्वितीय वर्ष के प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए प्रेमचंद रचित कर्मभूमि उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। कबीर ने भी कहा है कि मूल करो तरवारी का पड़न रहन दो म्यान। फिर भी इस संसार में हर वस्तु का, हर भाव का कोई न कोई नाम है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। साहित्य के क्षेत्र में बिना नामकरण के काम चलता नहीं है। हर रचयिता अपनी कृति का नामकरण किसी एक विशेष आधार को लेकर करता है। नायक नायिका का नाम आधार, घटना विशेष का नाम आधार, वातावरण तथा अमूर्त भावना का आधार। बिना आधार के धरती पर कोई रह ही नहीं सकता। प्रेमचंद कृत निर्मला नायिका के नाम पर आधारित है। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम घटना विशेष तथा रंगभूमि और कर्मभूमि वातावरण के आधार पर नामकरणित हुए हैं। कर्मभूमि में आद्यंत कर्म की प्रधानता है। प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों में लगा हुआ यह सिद्ध करता है कि यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। इस संसार में बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। कोई कर्म नहीं करना भी अपने आप में एक कर्म है। करना, स्वीकार करना, नकार देना, बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना, वह भी एक तरह का कर्म है, भले उसका फल दूसरा मिले। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर हर कोई निष्कर्म नहीं बैठता। सभी किसी न किसी रूप में कर्मरत हैं। शीर्षक स्पष्ट करता है कि उपन्यासकार ने कर्म की महत्ता पर बल दिया है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तियों के कर्म का वर्णन है। पूंजीपति वर्ग से समरकांत हैं, जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। लक्ष्मी सीधे रास्ते से नहीं आती है। सीधे रास्ते से, पवित्र रास्ते से लक्ष्मी का आना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए समरकांत चोरी का माल खरीदते हैं, कम तौलते हैं और गरीबों को रुपया उधार देकर खूब मोटी ब्याज लेकर उनका शोषण करते हैं। जिनसे धन कमाते हैं और अपनी सेवा कराते हैं, उनको ही ये नीच और अछूत कहते हैं। मांस, मदिरा तो बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी खाते हैं। शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टेनी मारो, रिश्वत खाओ, आंखों में धूल झोंको और जो तुमसे बलवान है उसके चरण धोकर पियो, चाहे वह शास्त्रों को पैर से ठुकराते हो। ये उक्ति स्वयं प्रेमचंद की है, जो कर्मभूमि में आई है। आसाराम गिरी के यहाँ रोज दावतें होती हैं, रोज उत्सव मनाए जाते हैं। दूध घी नालियों में बहते रहते हैं और फल सड़ते रहते हैं। धर्म का आडंबर तो ये लोग बहुत रचते हैं, परंतु मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। इनका करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा रहता है, परंतु भूखे मरते किसानों का लगान माफ नहीं कर सकते। दया का भाव इनके हृदय में जागृत नहीं होता। जिंसों का भाव गिर जाने पर किसानों को भरपेट रोटी मिलने का सवाल तो दूर रहा। ऊपर से उन पर दया दिखाते हुए महंत जी सरकार को लिखते हैं कि सरकार महंत जी पर जितनी मालगुजारी छोड़ देगी, उतना ही लगान वे किसानों को माफ कर देंगे। अपने हिस्से के लगान में से एक कौड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं। किसानों से लगान वसूल करने के लिए वे किसानों के मवेशियों तक को कुर्क कर लेते हैं। गरीब सर्वहारा वर्ग, तुम तनमन से दूसरों की सेवा करते हो पर तुम गुलाम हो। यह कथन प्रोफेसर शांति कुमार का है।
जो एक विचारक के रूप में कर्मभूमि में आए हैं और जनता का नेतृत्व भी करते हैं। बूढ़ी सलोनी स्वयं दूध न पीकर अमर को पिलाती है। गांव के लोग अपनी ओर से अमर को अच्छे से अच्छा भोजन कराते हैं। उनका विचार है कि चाहे वे स्वयं भूखे रहें, परंतु अतिथि के आदर सत्कार में कमी न रहे, चाहे वह अतिथि उनका परिचित हो या अपरिचित। हमारे यहाँ मान्यता है अतिथि देवो भव। अतिथि के रूप में देवता हमारे यहाँ आते हैं। क्या जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, यह लोक में प्रचलित तथ्य है। धोखा देना, बेईमानी करना और झूठ बोलना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। ये सब शहरी क्षेत्र नगरिक में रहने वाले लोगों की बातें हैं, उनके दुर्गुण हैं। गांव के लोग आज भी बहुत हद तक इन दुर्गुणों से बचे हुए हैं। कितने महान हैं उनके कर्म जो कठोर परिश्रम से अन्न पैदा करते हैं और स्वयं भूखे रहकर दूसरे लोगों का पेट भरते हैं। कर्म भूमि में धर्म की आड़ में अपने कर्मों को छिपाने वाले पंडे पुजारियों की भी पोल खोली गई है। स्पष्ट बता दिया गया है कि ये लोग भगवान के भक्त और पुजारी बनते हैं, परंतु जुआ खेलते हैं, भंग पीते हैं, झूठी शहादतें देते हैं और अब तो रास रंग भी रचाते हैं। प्रेमचंद समाज में रहने वाले उन लोगों को भी नहीं भूले जो चोरी करके डाका डालकर अपना पेट भरते हैं। ऐसी की आत्मा पतित हो जाती है और वे थोड़े से पैसों के लिए बुरा कार्य करने को उद्धत हो जाते हैं। ऐसा चरित्र कालेखा के रूप में है। कालेखा 200 रुपया के लिए भरी अदालत में जज को जूता मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इनके पतन का दायित्व समाज पर ही है। समाज ही इनके दूषित कर्मों को प्रोत्साहन देता है। कालेखा को जब अपने जघन्य कर्म से घृणा हो जाती है तो वह अपना ध्यान खुदा में लगाकर जीवन का उत्सर्ग कर देता है। किंतु अंत में हम पाते हैं कि कालेखा का चरित्र इस कर्म भूमि में कुछ अतिरंजित हो जाता है। समाज में शांति कुमार जैसे भी हैं जो सुशिक्षित हैं और धनोपार्जन कर सुखी जीवन भोग सकते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए वह सेवा भाव अपनाते हैं। वह मानव कर्तव्य सर्वभूत हितैषी की भावना रखते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं। वह जानते हैं कि यह संसार कर्म करने के लिए है, अतः सदैव कर्म करते रहना चाहिए। कर्म भूमि में सभी तबके के लोग हैं, जहाँ संघर्ष, प्रेम, ममता, दया और सहानुभूति सब कुछ है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने अपने संस्कारों, अपनी अपनी भावनाओं और अपने अपने विचारों के अनुसार कर्म करता है। वह जो भी कर्म करता है अपने विचारों से ठीक समझकर ही करता है, पर उसके विचार स्थिर नहीं रहते। वातावरण और संपर्क में आकर वे परिवर्तित होते रहते हैं। तुलसीदास कर्म प्रधार विश्व करी राखा, का कोई तरक बढ़ा वैसा का, ऐसा कह गए हैं। संसार में कर्म की ही प्रधानता है और इसी से सृष्टि का रूप चलता है। सृजन विसर्जन उसी के दो पक्ष हैं और प्रेमचंद की कर्म भूमि में इन दोनों पक्षों का सम्यक निर्वाह हुआ है। कर्म भूमि में कर्म की ही प्रधानता है। इस उपन्यास का नामकरण इस दृष्टि से, इस स्थिति में हम पाते हैं कि सर्वथा उपयुक्त है, युक्ति युक्त है, समीचीन है। धन्यवाद।